चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स टीआरडी 2 में पूछा गया क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हम यहाँ 71 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बताया गया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। देखिए, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि सीमित संसाधन का उपयोग करके मनुष्य असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है। वो देखिए, वांट्स आर तो अनलिमिटेड है, वांट्स क्या है, वांट्स है अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज है लिमिटेड, यानी रिसोर्सेज है लिमिटेड, वांट्स है अनलिमिटेड। ठीक है, यही यही कारण है, यानी कि इसे में हमारा स्कार्सिटी आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो रिसोर्सेज लिमिट है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। जैसे मान चलिए मेरे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपया में हम चाहते हैं समोसा भी खा लें, फिर चाहते हैं जो हम बुक भी खरीद लें, फिर वो है जो हम एक मोबाइल भी खरीद लें। ये तो संभव है नहीं, ये 100 में आएगा भी नहीं मोबाइल। तो हम इसको मोबाइल को हटा करके ये देखते हैं, समोसा खा ले, बुक खरीद ले, पेन खरीद ले, ठंडा पी ले और कुछ कुछ कुछ। लेकिन इसमें इसमें से सारा चीज तो फुलफिल होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स मेरा लिमिटेड है, यानी 100 रुपया ही है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, व्हाट वांट्स आर लिमिटेड। अब इसी में आपको चॉइस करना होगा जो कौन सा चीज हम खरीदे कि क्या खरीदे। सो यानी अर्थशास्त्र जो है वह क्या है, अभाव और चुनाव का अध्ययन है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। दुर्लभता की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यकता कम करने के उपाय नहीं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य तो इच्छाओं को कम करना नहीं है, यह सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाता है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं, हाँ ये दुर्लभ है, 100 में वांट्स आर अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड लिमिटेड है, तो यहाँ पे दुर्लभ की समस्या आ गई और उसी में हम जो अच्छा विकल्प है वो चुनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है जरूरतमंद को विशेष वस्तुओं का वितरण। ये अर्थशास्त्र का है जरूरतमंद वाला, तो ये ठीक है, ये सामाजिक कल्याण का विषय है, लेकिन ये अर्थशास्त्र का पूरा डिफिनीशन नहीं बता रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे हम जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखिए क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा ये जानकारी देते हैं। पीपीसी, पीपीसी का ही दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब ये जो एमओसी, ये जो पीपीसी है, इसका ये सब नाम है। पीपीसी हमको क्या बताता है, पीपीसी एक कर्व है जो बताता है कि किसी देश की क्षमताओं को वो समझाता है, यानी उस देश की क्षमता क्या है, उस देश का औकात क्या है वह। अब पीपीसी का जो ग्राफ है वह देखिए कैसे बनता है। यह पीपीसी का ग्राफ है, यह होता है अब कॉनकेव टू द ओरिजिन, यहाँ पे है गुड एक्स, यहाँ पे है गुड वाई। अगर पीपीसी कॉनकेव है इसका मतलब हुआ यह एमओसी जो है ये बढ़ रहा है। एमओसी बोलिए या आप एमआरटी बोलिए। एमओसी मतलब हुआ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये एमआरटी मतलब हुआ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपका एमआरटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो एमओसी जो है तो आपका कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। अगर मान चलिए क्या बोलते हैं, ये होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यह इसका कंडीशन ये है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ये जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसमें ऐसा होता है, तो इसका मतलब हुआ एमओसी आपका डिक्रीज कर रहा है या आप एमआरटी डिक्रीज कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो ग्राफ ऐसे हुआ, यानी एमओसी और या एमओटी ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम और थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व ये समझ गए। अब इंडिफरेंस कर्व ये जो है ये होता है क्या, कॉन्वेक्स टू द कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, तो मान चलिए ए बी है, इस पे जो जितना भी कॉम्बिनेशन है सब अफोर्डेबल है, सब अटेंडेबल है, हम अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे हम अटेंड कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अगर हम सॉरी कर तो सकते हैं, लेकिन यह मेरे लिए पूरा रिसोर्स का उपयोग करना नहीं हुआ, तो हम पूरा रिसोर्स उपयोग करेंगे, और इसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हमको तो उतना क्षमता है ही नहीं।
तो इसके अंदर या इस पॉइंट पे हम रह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइज नहीं कर सके, तो इसीलिए हम इस पॉइंट पे रहेंगे। अगर मान चलिए किसी कारण से ये बढ़ जाता है, तो किसी कारण से क्या, जैसे ये ए बी था, अब हो गया ए डैश बी डैश, इसका मतलब हुआ ये मेरा बढ़ा है पीपीसी। जब पीपीसी बढ़ा है तो इसको बोलते हैं अपने लोग क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया है। ये बढ़ा किस कारण से? हो सका है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाएगा, हमको लगता है अच्छा टेक्नोलॉजी हमके मेरे पास आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, उन्नत तकनीक आ गया। दूसरा है, या तो संसाधन का आपको भंडार मिल गया, जैसे सोना मिल गया, कोयला मिल गया, पेट्रोल मिल गया, तो मेरा ये बेटर हो गया, तो बेटर हो गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया। अगर मान चलिए पीपीसी मेरा ऐसा हो गया, यानी नीचे आ गया, तो इसका मतलब हुआ जैसे मान चलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, मेरा कम हो गया इकोनॉमिक। इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी जो है जो पुराने वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे खराब मतलब आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, मान चलिए युद्ध हो गया, भूकंप आ गया, इससे मेरा देश का स्थिति खराब हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहीं पे एक चीज है, आपको क्या क्या था, एमओसी जो है, ये होता है आपका पीपीसी का स्लोप। देखिए किसी भी चीज का अगर स्लोप आपको निकालना है ना, तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान चलिए आपको एमसी निकालना है, तो चेंज इन टीसी बाई चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी। ठीक इसी तरह आपको एमपी निकालना है, तो चेंज इन टीपी बाई चेंज इन आउटपुट, या एक्स एक्सिस पे जो आप रखे हैं वो। अब देखिए हर एक टोटल का चेंज आपको एमपी मार्जिनल निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जब वह उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो और अच्छे से, हमको अभी जहां तक ये था बेसिक पूरा हम बता दिए आपको। हाँ, तो यहाँ का ऑप्शन क्या होता है, सामना की ढलान, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज द कॉस्ट कांस्टेंट अलोंग एन आइसोकोंट, यानी कि का स्थिरांक क्या होता है। देखिए इससे पहले हम एक दो चीज समझेंगे। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व और आइसोकोंट में ज्यादा अंतर नहीं है। इंडिफरेंस कर्व हमको बताता है दो गुड्स के बारे में, एक्स वाई। यहाँ पे ये हो गया आपके दो इनपुट के बारे में, यानी कि लेबर और कैपिटल हम लेके चलते हैं। यहाँ पे है जब दो गुड्स को आप यूज करेंगे, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। यहाँ पे है जब दो लेबर और कैपिटल को आप इस्तेमाल करेंगे, तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा आपको। इसका भी ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, इसका भी ग्राफ ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले अंतर, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबर, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। यहाँ पे सेम लेवल ऑफ क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, उसके बाद जो फीचर्स इंडिफरेंस कर्व का है वही फीचर्स आइसोकॉन का भी है। अब थोड़ा यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं और थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका आइसोकॉन, हम ग्राफ बना लिए। अब गौर करके देखिएगा, यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, मान चलिए ये है ओ, कैपिटल हो गया मान चलिए ओ के, लेबर हो गया ओ एल। अगर मान चलिए कैपिटल आप यहाँ से यहाँ बढ़ाए, घट गया है, यानी ओ से क्या हो गया ओ डैश, लेकिन कैपिटल बढ़ गया है एल डैश। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, एक समानांतर के साथ क्या स्थिरांक है, लेकिन आउटपुट आपका चेंज नहीं हुआ। आउटपुट जो पहले था 200 मान चलिए था, वो 200 ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे कैपिटल ये है, तो कैपिटल अगर घटा है, तो जब कैपिटल ओके था तो लेबर ओ एल था, और जब कैपिटल घट गया है ओ के डैश हो गया है, तो लेबर बढ़ गया है, ओ से लेकर के ओ एल डैश हो गया है। लेकिन आउटपुट मेरा वही है, यानी कि इस कॉम्बिनेशन, इस आई क्यू पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो लेवल ऑफ आउटपुट मेरा सेम होगा। ठीक है, लेकिन लेबर और कैपिटल ये तो दोनों चेंज होता रहेगा। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, श्रम का स्तर, श्रम माने क्या स्थिरांक आता है, श्रम का स्तर तो स्थिरांक नहीं रहता है, तो पहला गलत। पूंजी का स्तर ये भी स्थिरांक नहीं रहता है। सिम समुत्पाद वर्ग की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए यह स्थिति पे निर्भर, ये तो इस पॉइंट पे कहीं भी लीजिएगा तो ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो हम जाते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यही इंडिफरेंस कर्व को बताने के लिए था, तो हम
अपना बता ही दिए वहां पे। इसका यहाँ पे फीचर उचर भी बताना था, लेकिन चलिए अब ये फिर आप आगे देखेंगे तो फिर उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, इफ द कंज्यूमर्स इनकम डिक्लाइन, तो देन द डिमांड फॉर, यानी बोल रहा है जब कंज्यूमर की इनकम गिरती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से अगर इनकम बढ़ती है तो मान के चलिए क्या होता है, इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने से अगर मान चलिए डिमांड बढ़ती है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल गुड्स। ठीक है, और जब नॉर्मल गुड्स है तो नॉर्मल गुड्स है तो इनका इसका इनकम इफेक्ट जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक। अगर मान चले इंफीरियर गुड, या इसी को बोलिएगा इनकम अगर घटेगा तो छोड़िए, अब इस पे आते हैं। जब इनकम मान चलिए बढ़े, इनकम बढ़े और डिमांड क्या हो जाए, घट जाए। ठीक है, अगर इनकम बढ़ने पे डिमांड घटता है तो इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड, और इसका जो इनकम इफेक्ट होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर इनकम मान चलिए घट गया और डिमांड हो गया बढ़ गया, देखिए इनकम पहले बढ़ा डिमांड घट गया, अब इनकम घट गया डिमांड बढ़ गया, फिर भी इंफीरियर गुड। अगर मान चले इनकम बढ़ा या घटा, ठीक है, लेकिन डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं है, तो ये हो गया आपको डिमांड, क्या हो गया, इनकम बढ़ा लेकिन यहाँ पे डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं, यानी नो चेंज, यानी यहाँ पे हो गया नो चेंज। अगर नो चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम जो इफेक्ट है वो हो गया आपका जीरो। ठीक है, अब कोई भी वस्तु यहाँ पे गौर करके देखिएगा, कोई भी वस्तु नॉर्मल है या कोई भी वस्तु इंफीरियर है, यह सब आदमी, यह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर मेरे लिए कोई भी वस्तु मान चलिए अगर नॉर्मल है, किसी और के लिए इंफीरियर हो सकता है। ठीक है, अगर वो कोई वस्तु मेरे लिए इंफीरियर है, किसी और के लिए नॉर्मल हो, इंफीरियर हो सकता है, यानी मेरे लिए इंफीरियर है, किसी और के लिए तो नॉर्मल हो सकता है। जैसे मान चले मेरे पास अभी राइटिंग पैड है, सब कुछ है, लेकिन कोई गरीब आदमी है जिसको ये सब कुछ नहीं है, पेन भी अच्छे से नहीं लेता है, और उसको अगर पेन मिल जाए तो वो तो उसका उसको बहुत ही अच्छा मानेगा। लेकिन मेरे पास राइटिंग पैड है, महंगा महंगा पेन है, मान के चलिए मानते हैं, अब वो 1-2 रुपया वाला पेंसिल होगा, अब हम उसको इंफीरियर मानेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हम देखे हैं ऑप्शन नंबर, बोलता है यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो आय गिरती है, चलिए आय गिरिए। यहाँ पे भी देखिए अगर इनकम घटी तो डिमांड घट गया, ये भी कह सकते हैं। देखिए अगर ये मेरा इनकम घटा तो डिमांड मेरा क्या हो गया, ये बोल रहा है क्या, उपभोक्ता की आय गिरती है, तो आय गिरती है तो आय गिरी यहाँ पे, तो सामान्य वस्तु की मांगे बढ़ेगी नहीं, सामान्य वस्तु की मांगे गिरेगी, तो ये गलत हो गया। दूसरा, निष्क्रिय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, हाँ जब इनकम बढ़ती है तो ये इंफीरियर गुड्स की बढ़ेगी, सही है ये। नेक्स्ट, इसमें है सिस्टम, ये सब ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी पे हम आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आपको बता ही दिए इनका इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ा या घटा डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होता है जनरली क्या, नेसेसरी की गुड में, यानी कि जो आवश्यक वस्तु है, जैसे नमक, आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, आपको नमक जितना खरीदते हैं उतना खरीदना पड़ेगा। दवा, अगर मान चलिए इनकम आपका बढ़ गया फिर भी दवा आप ज्यादा खरीदिएगा नहीं, उतना ही खरीदिएगा। ठीक इसी तरह अगर आपका इनकम घट गया तो दवा उतना ही खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द इलास्टिसिटी कोफिशिएंट फॉर द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व इज। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी को हम थोड़ा 2-3 चीजें बता देते हैं। देखिए इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होता है ना, वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच होता है, यानी जीरो और इन्फिनिटी भी होता है। अगर ईडी इक्वल टू जीरो हो गया, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक, यानी पूर्णतया बेलोचदार। अगर ईडी इक्वल टू जीरो जीरो हो गया, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इस जब ऐसा होता है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये होता है जनरली परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, और जब ईडी इक्वल टू जीरो होता है तो इसका ग्राफ होता है वाई एक्सिस के पैरेलल। ये जनरली जो होता है वो होता है आपको क्या, लाइफ सेव इंटरेक्शन, जैसे नमक का, जैसे हम यहाँ पे एक डाटा ले लेते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। प्राइस मान चलिए है 5 तो क्वांटिटी डिमांड है 4। अगर मान चलिए प्राइस मेरा घट गया है 4, तो आप नमक ज्यादा लीजिएगा नहीं, नमक का तो उतना ही यूज कीजिएगा। अब इसी से आप एक ग्राफ बना लीजिए, तो ये हो गया मान चलिए प्राइस 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और क्वांटिटी डिमांड हो गया 1 2 3 4। देखिए ये हो गया कितना 4, ये हो गया 5, और क्वांटिटी हो गया 4।
तो देखिए 5 4 4 4 4 यहाँ आया, 4 5 यहाँ आया, दोनों को मिला दीजिए, ग्राफ देखिए ऐसे बन गया। ठीक है, अब इन्फिनिटी का ग्राफ देखिए, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। मान चलिए हम लेते हैं 5 5, ये लेते हैं 1 2, ग्राफ खींचिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5, तो ये हो गया 1 5, ये हो गया 2 5। ये देखिए एक्स एक्सिस के समानांतर है। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। चलिए ये जो है अगर क्या बोलते हैं इन्फिनिटी होता है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये जनरली होता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ईडी इक्वल टू होता है क्या 1, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक, ये सब पढ़ेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ये होता है आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसको बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी कर्व में भी होता है, और ये होता है आपको नॉर्मल गुड्स के में। ठीक है, चलिए अगर ईडी का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है, तो ये होता है आपका लग्जरी गुड माने विलासिताओं की जिंदगी, और जैसे हो गया 5 स्टार होटल, ये सब। ठीक है, अब हम थोड़ा और इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इलास्टिसिटी का आप लोग बहुत सारे फार्मूला पढ़े होंगे। अब यहाँ पे गौर करके देखिएगा इलास्टिसिटी का कितना फार्मूला है, आप लोग पढ़े कितना है। पहला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी पहला। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला होता है आपको डेल क्यू बाय में डेल पी, और फिर ये हो गया पी बाय क्यू। चलिए तीसरा फार्मूला देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अब बाय में डेल पी, अब बाय में क्या डेल क्यू, अब हो गया क्या ये पी बाय क्यू। अब आप लोगों से क्या छुपाना, यही तो होता है क्या स्लोप। ये हो गया कितना पी बाय क्यू। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ठीक, तो देखिए इसको गौर करके देखिएगा, डेल पी बाय डेल क्यू का हम क्या बोले, स्लोप मतलब होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस पे आप प्राइस लेते हैं तो चेंज इन प्राइस, वाई एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी लेते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी। ये 1 पहले ऊपर में था तो 1 ही है, आई 1 बाय स्लोप, तो ये एक भी फार्मूला हो गया। तो कितना होगा, ये तीसरा मान चलिए ये लेते हैं। तो फिर उसके बाद है आप इसको क्या बोलते हैं, ये मार्जिनल फंक्शन बटा एवरेज फंक्शन भी होगा। ये इसको जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये एवरेज हो जाएगा, ये हो गया मार्जिनल। ये तो हो गया मार्जिनल फंक्शन बटा एवरेज फंक्शन। टोटल फार्मूला कितना हो गया 4। पांचवा फार्मूला, पांचवा है आपको डेल क्यू बाय डेल पी, और ये हो गया आपका P1 प्लस P2 अब बाय में Q1 प्लस Q2। थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। देखिए ये भी फार्मूला था, ये फार्मूला जो जनरली है इसको हम एक डाटा से समझाते हैं। ये देखिए P है Q है, प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड 3, प्राइस हो गया 2, तो ये प्राइस कमा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है। अब यहाँ पे आप ईडी निकालिए, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया 5, चेंज इन प्राइस कितना हो गया 3, प्राइस कितना हो गया 5, क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया 3, यानी कि आ गया आंसर कितना 25 बटा में 3। लेकिन गौर करके देखिए, ये यहाँ पे आप प्रारंभिक प्राइस लिए हैं और ये प्रारंभिक क्वांटिटी लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रारंभिक प्राइस ये और ये लेते हैं, हम सोच के ये चलते हैं, पहले प्राइस था 2 तो डिमांड था 8, अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड घट गया। अब यहाँ से इलास्टिसिटी निकालिएगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन क्यू यही होगा, चेंज इन प्राइस ये होगा। लेकिन अब प्राइस हम 2 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या बोले इधर से इधर गए हैं, यानी ओरिजिनल प्राइस ये जो है ये P, ये फॉर्मूला में P है, ये शुरू वाला प्राइस है तो 2 और शुरू वाला क्वांटिटी हो गया 8। अब 2 चौका 8, आंसर आ गया कितना 5 बाय में कितना 4 तिया 12। देखिए दोनों आंसर अलग अलग आया। अब इसी के समाधान के लिए ये फार्मूला आया है। अब इस फार्मूला पे अब बैठाइए, तो डेल क्यू कितना 5, डेल पी कितना 3, P1 प्लस P2 कितना 7, Q1 प्लस Q2 कितना 11। अब इसको भागा सॉल्व कीजिए तो ये आ गया। ठीक इसी तरह दूसरा से भी दीजिएगा, जैसे यहाँ ये इधर से उधर जाइएगा फिर भी आंसर यही आ जाएगा। तो हो गया कितना ठीक है, डेल क्यू P1 प्लस P2 ठीक है, तो वही आ गया कितना 35 बटा में 33, यानी दोनों तरफ से सही सही सेम ही आंसर आया। तो ये इस फार्मूला का ये जो कन्फ्यूजन था इसका समाधान है। अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका लोअर सेगमेंट अब बाय में क्या अपर सेगमेंट, इसी को हम बोलते हैं क्या आरएचएस बटा में क्या एलएचएस। इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस ग्राफ को गौर से देखिएगा, बाकी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, समझ में आराम से आ जाएगा। यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है प्राइस, अब ये एक लाइन है, ठीक है।
इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, ये है आपका 0। गौर करके देखिएगा, फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। हम ए पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। लोअर सेगमेंट क्या है, पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी। लोअर सेगमेंट यानी कि इसके नीचे, ये हो गया ए बी। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, यानी इलास्टिसिटी हो गया इन्फिनिटी। चलिए आप बी पॉइंट पे निकालते हैं। लोअर सेगमेंट कुछ है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 0। अपर सेगमेंट क्या है, तो ए बी, यानी 0/AB यानी कि 0। अब हम सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो लोअर सेगमेंट हो गया बी सी, अपर सेगमेंट हो गया सी ए, यानी बी सी का जितना दूरी है, गौर से देखिए ए सी का भी उतना ही दूरी है, तो ए सी ए की जगह हम लिख देते हैं बी सी। दोनों बराबर है, इसीलिए आंसर 1। यानी यहाँ इलास्टिसिटी मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ क्या हो गया, 0। यहाँ क्या हो गया, 1। अब 0 और ये वैल्यू बढ़ रहा है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 1 और इन्फिनिटी के बीच में, यानी ए और सी के एरिया को। जैसे मान चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक पॉइंट पे निकाल ही लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ए बी सी हो गया, डी भी हो गया, नहीं डी इसका है, डी पॉइंट पे निकालिए इलास्टिसिटी। डी पे देखिए लोअर सेगमेंट यानी डी बी, डी पॉइंट पे हो गया डी बी। अप लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट हो गया क्या, ए डी। गौर करके देखिएगा, डीबी ज्यादा है, यहां से लेकर के यहां तक है डीबी, और डी ए जो है यह छोटा है। तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं, हम ये बड़ा ले लेते हैं, ये छोटा ले लेते हैं उससे कम ही, तो वैल्यू क्या आ गया, 1 दशमलव कुछ कुछ जो भी आए, तो ठीक है, तो आंसर आ गया 1 से ज्यादा। अगर मान चलिए इस पॉइंट पे लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टी। टी पॉइंट पे देखिए, टी पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, लोअर सेगमेंट हो गया क्या, टी बी, अपर सेगमेंट क्या हो गया, टी ए, यानी कि ऊपर वैल्यू कम है, नीचे वैल्यू ज्यादा है, तो 0 दशमलव जो भी आए, मतलब 1 से कम आएगा। यानी ये एरिया सी के नीचे, यहाँ से एरिया है 1 से कम, यहाँ एरिया 1 से ज्यादा। ये वाई एक्सिस को जो है वो इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे 0। अब यहाँ से गौर करके देखिएगा, ये एक्स एक्सिस को टच किया है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी 0 है। ये वाई एक्सिस को टच किया है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो एक क्या बोलते हैं लाइन है, और क्या बोलते हैं सीधी लाइन है, जो कि आपको एक्स एक्सिस पे टच किया है, बताइए इलास्टिसिटी क्या होगा, तो बोलिएगा 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे टच है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगा। एक मजे की बात और बताते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस है 0। तो चूंकि प्राइस है 0, इलास्टिसिटी है 0, फिर प्राइस बढ़ा, इलास्टिसिटी बढ़ा, प्राइस बढ़ा, इलास्टिसिटी बढ़ा, फिर यहाँ पे प्राइस मैक्सिमम हो जाता है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी जितना ज्यादा प्राइस उतना बड़ा इलास्टिसिटी, अगर प्राइस कम तो इलास्टिसिटी कम, प्राइस ज्यादा इलास्टिसिटी ज्यादा। अब यहाँ पे एक और है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसी को, ये जो फॉर्मूला हम पढ़े थे, इसको बोलते हैं क्या, आर्क मेथड। ये हो गया ज्योमेट्री मेथड, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। देखिए प्राइस बढ़े, ठीक है, या प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर जो है यह आपको क्या घटे, ठीक है। रुकिए मिनट रुकिए, ये हो गया प्राइस, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ से देखते हैं, प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस घटे, दोनों घटना, प्राइस बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर घटे, तो आपका जो ईडी होगा वो हो जाएगा क्या, 1 से बड़ा। अगर प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो, प्राइस बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो, इलास्टिसिटी हो जाएगा 1। अगर मान चलिए प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटे, प्राइस बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े, यानी ईडी हो जाएगा 1 से कम, ठीक है। अब इसी को हम ग्राफ में थोड़ा देखते हैं, ये मान चलिए है ग्राफ, यहाँ 1 मिनट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे है टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपको क्या, प्राइस, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ, ठीक, ये हो गया यहाँ। इसका हम नाम देते हैं ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ओ से जो ए है ये, इसका इलास्टिसिटी है 1 से कम है, फिर इलास्टिसिटी ये यहाँ पे कांस्टेंट है ए है, यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है क्या है, 1 से ज्यादा है। गौर से देखिएगा, अपने लोग पिछले स्लाइड्स में देखे थे तो क्या देते कि वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो इलास्टिसिटी होता है 0, लेकिन गौर से सुनिएगा यहाँ इलास्टिसिटी 1 है, क्यों,
क्योंकि वहां जो अपने लोग लिए थे वो तब लिए थे जब प्राइस और क्वांटिटी लिए थे, यानी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये अंतर आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है। अब इसके बाद है आपको क्या बोलते हैं, एक और फॉर्मूला इलास्टिसिटी का है, यहाँ पे भी ध्यान है। एम आर इक्वल टू होता है क्या, ए आर 1 - में 1/ED। आपको क्या देगा, आपको ए आर और एम आर दे देगा, बोलेगा ईडी निकालिए। अब यहाँ से आप ईडी निकाल लीजिएगा, एम आर का वैल्यू पुट कीजिएगा, ए आर का वैल्यू पुट कीजिएगा, ईडी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वो हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बेसिकली प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ इक्विमाइनर यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ इक्विमाइनर यूटिलिटी जो है गॉसन का सेकंड नियम है, यानी गॉसन का फर्स्ट नियम जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी, और सेकंड नियम है लॉ ऑफ इक्विमाइनर यूटिलिटी, जिसमें एम यू एक्स, एम यू वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, एम यू एम आता है। ये दो गुड्स के लिए है, ये एक गुड्स के लिए है। ठीक है। मार्शल तो यूटिलिटी का चर्चा किया है, मिल्स भी इकोनॉमिक्स में योगदान है। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व देखिए डिमांड, ये जो है डिमोस्ट्रेटिव इफेक्ट है वो डिमांड साइड का कॉन्सेप्ट है, तो ये बोल रहा है कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है। अभी तक तो यही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, सप्लाई को प्रभावित करने वाले। देखिए पहला है वस्तु की कीमत, यानी एक्स वस्तु है तो पी एक्स माने वस्तु की कीमत। अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक क्या करेगा, अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक उत्पादन करेगा। ठीक है। अगर मान चलिए वस्तु की कीमत घट जाती है, तो क्योंकि उसको अगर घट जाएगी तो कम मात्रा वो वस्तु बेचेगा, तो ये हो गया, तो या तो सप्लाई कम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी है आपको फर्म की संख्या। फर्म की संख्या है, फर्म की संख्या दो कंडीशन में आएगा। मान चलिए अगर फर्म की संख्या अगर बढ़ती है, तो फर्म की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक। अगर मान चलिए फर्म की संख्या कम होती है, तो फर्म की संख्या अगर कम होती है तो टोटल प्रोडक्शन कम हो गया। जब टोटल प्रोडक्शन कम हो गया, टोटल सप्लाई कम हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा है आपका सरकारी नीति। सरकार की नीति में एक आ गया टैक्स, ठीक, एक आया टैक्स। देखिए टैक्स अगर बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगी तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स लगने पर, यानी टैक्स लगता है यानी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सामान महंगी हो गई। अब तो अगर आपका लागत बढ़ जाएगी, लागत वही महंगी हो गई, यानी कि सप्लाई हम कम कर देंगे। वहीं पे अगर टैक्स मान चलिए, टैक्स नहीं, आप सब्सिडी यहाँ पे ला लीजिए। सब्सिडी अगर मिलती है तो सब्सिडी मिलती है तो मेरे लिए अच्छी बात है। सब्सिडी मिलने पर क्या हो जाएगा, उत्पादन थोड़ा सस्ता हो जाएगा, यानी लागत कम हो जाएगा। अब जब लागत कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा कम हो गया है, क्योंकि सब्सिडी मिली है। कॉस्ट अगर मेरा कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, हम सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा, चौथा आपको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। अगर मान चलिए आपके टेक्नोलॉजी में विस्तार हो जाता है, यानी तकनीकी में विस्तार हो जाता है, आप प्रोडक्शन ज्यादा कीजिएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है। अगर वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी है, अब वो घिसावट आ गया, खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हो गया यानी सप्लाई कम हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप क्या भविष्य में मान चलिए कीमत में वृद्धि। अगर उत्पादक को ये लगता है, ठीक है, फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशन है आपका, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी भविष्य में कीमतों की कीमत में परिवर्तन। अगर चलिए अगर उत्पादक को लगता है आने वाले समय में मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु की सप्लाई को रोक देगा और उसको स्टॉक में रख देगा। अब फिर यह सोचेगा जब तो क्या बोलते हैं कीमत बढ़ेगी तब हम बेचेंगे माल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सप्लाई रुक गया है। लेकिन अगर मान चलिए उसको लगा आने वाले समय में प्राइस घट सकता है, तो वो क्या किया, भाई जो रुपया दे रहा है ले लो, आने वाले समय में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो अब वो स्टॉक नहीं करेगा, वो जल्दी से जल्दी सप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका क्या हो गया, ये सब फ्यूचर एक्सप्रेशन हो ही गया। साधनों की कीमत, साधनों की कीमत जैसे मान चलिए आप कच्चा माल है,
कच्चा माल खरीदते हैं, लेबर रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, बिजली बिल लगता है। अगर कच्चा माल मान चलिए उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, या आपको क्या बोलते हैं, मजदूरी में वृद्धि हो गई, बिजली बिल बढ़ गया, अब ये तो कॉस्ट ज़्यादा लग गया। जब कॉस्ट ज़्यादा लग गया अब हमको उत्पादन करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी कि हम सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन यही रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है, वेजेज कम, उसकी कीमत जो है कम हो जाती है, उसकी कच्चा रॉ मटेरियल की, कच्चा माल की। और उसके बाद क्या बोलते हैं हम, वेजेज कम हो गया, मजदूर तो धड़ल्ले मिल रहा है, पहले तो 500 रुपया मिलता था, अब बोला नहीं नहीं हमारा ही 100 में कम कर देंगे। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो है तो कच्चा माल जो है, वेजेज है, बिजली बिल फिर कम हो रही है, सरकार लगी बोली कि नहीं नहीं हम थोड़ा माफ कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कीजिए। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ा इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। अगर जो भी कुछ संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे मान चलिए टी और कॉफी, ठीक है, संबंधित वस्तुएं हैं, अगर अल्टरनेटिव वस्तुएं जो है इसी के स्थान पर, यानी उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, क्या करेंगे, उत्पादक उस वस्तु को अधिक उत्पादन करने लगते हैं, और वह जो है मूल वस्तु की पूर्ति घट जाती है। जैसे मान चलिए ये है संबंधित वस्तु है टी, और क्या लेंगे, कॉफी लेते थे। चलिए अगर मान चलिए किसी कारण से क्या हो गया, टी की जो है चाय पत्ती की दाम बढ़ गई, चाय पत्ती की दाम बढ़ गई, अब क्या हो गया, मैंने इसमें रॉ मटेरियल का बढ़ गया, उसको में खेती में ज़्यादा लग गया, लेकिन कॉफ़ी में थोड़ा कम लगता है, तो यहाँ पे सप्लाई रुक जाएगी, यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक इसी का उल्टा उल्टा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका आइसो कॉस्ट लाइन। देखिए आइसो कॉस्ट लाइन इज सेम एज द बजट लाइन, यानी कि यहाँ पे आपको बजट लाइन पढ़ते थे इंडिफरेंस कर में, और यहाँ पे पढ़ते हैं आपको आइसो कॉस्ट लाइन। ध्यान से देखिएगा, वहां पे इक्वेशन क्या था, पी एक्स इंटू एक्स प्लस में पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। यहाँ पे क्या है, सेम लेवल ऑफ, यहाँ पे इनकम की चर्चा ही थी, यहाँ पे है आपको वेजेस सब जो देते हैं उसका चर्चा है। तो यहाँ पे मान चलिए ये हो गया डब्ल्यू एल प्लस में आर के, प्लस में क्या इक्वल टू सी। यहाँ पे गौर करके एक्स एक्स वस्तु ये है, उसकी कीमत ये है। ठीक इसी तरह ये लेबर था, इनपुट ले रहे थे, लेबर को वेजेस देंगे। ठीक इसी तरह कैपिटल लिए हैं तो उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है, सामने रखा का मूल वर्ग, कि पहले इसको अब समझ लेते हैं। देखिए इसका पहले एक बार ग्राफ यहाँ पे खींचते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से समझेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका लेबर, ये हो गया कैपिटल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम लेबर को जीरो कर देते हैं तो लेबर जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के इक्वल टू सी, यानी के इक्वल टू सी बाय में आर, यानी कि ये पॉइंट हो गया ये, यानी कि सी बाय आर। यहाँ पे एक्स जीरो है और वाई सी बाय आर है। अगर हम के को जीरो कर देते हैं, यानी हो गया क्या, डब्लू एल बराबर में सी, यानी एल बराबर में क्या, सी बाय डब्लू। ये हो गया मान चलिए सी बाय में डब्लू। यहाँ एक्स तो है सी बाय डब्लू, लेकिन वाई है जीरो। अब इस दोनों को हम मिला दिए, ठीक है। अब इसका आप स्लोप निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका मान चलिए x1, ये हो गया क्या y1, ये हो गया आपका क्या x2, ये हो गया क्या आपका y2। अब स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप का देखिए, स्लोप मतलब हो गया क्या, y1 माइनस y2, अब बट्टा में क्या x1 माइनस x2, तो y1, तो y1 वहां पे है क्या, c बाय r, माइनस जीरो तो हम नहीं लिखते हैं माइनस जीरो। यहाँ पे x1 ये लिए थे y1, ठीक है। x2 हो गया क्या, c बाय क्या था, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस जीरो, ठीक है। और ये है x1, x1 क्या लिए हैं जीरो, अब माइनस ये क्या लिए हैं c बाय डब्लू, तो माइनस c बाय डब्लू, तो c हो गया कैंसिल, आंसर आ गया माइनस में w बाय आर। ये माइनस साइन बताता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये हो गया इसका स्लोप। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या जनरली में दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पे थोड़ा रुकिए ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया आपका लेबर, ये हो गया आपका कैपिटल। अब क्वेश्चन पढ़िए, बोलता है इस लागत रेखा का मूल स्थान से दूर हो पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। पहले इसका एक इक्वेशन ले लीजिए, मान चलिए सी बराबर है 200, डब्लू है आपको क्या 10, लेबर लेबर है, कैपिटल ले लिए 20, और ये हो गया आपका डब्लू।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया L, ये हो गया W। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे हम काटते हैं, यहाँ पे काटते हैं, C मेरा ये है, यहाँ पे देखिए C/R होता है, यहाँ पे जो करता है C का मान है कितना 200, R का मान कितना है, तुलना कीजिए, ये R, ये हो गया 20, यानी 100/20, यानी कि ये हो गया 5। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, 1 मिनट, इसका ये 5 हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, हम इधर लिखते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर खींचना होगा, चलिए, तो ये हो गया आपका कितना 5, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है C/W, C हो गया ये, और W कहाँ है, W यहाँ पे क्या, ये कैपिटल होगा, ये W हो गया 20, यानी 100/20, ये हो गया आपका, कितना लिए थे, कहाँ गया ये, यहाँ पे तो लेबर 0, तो हो गया, ये तो 10 होगा ना, C/R, R तो 10 है, ये C/R, R कहाँ है, यहाँ पे तुलना कीजिए, LW, WL, ये R, तो R तो 20, तो यहाँ पे 10 होगा ना, C/R, C हो गया 200, R हो गया आपका 20, तो ये हो गया 200/20, यानी 10 होगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए पहले C इक्वल टू हो गया 200, यहाँ से W बराबर हो गया आपका क्या 10, तो लिख दीजिए 10, और R बराबर हो गया कितना 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y एक्सिस को टच करता है तो C/R, तो C/R, तो यानी कि 200 अब बटा R कितना है 20, तो 10 हो गया ये, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ से हमने, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखिए C/W, तो C कहाँ है, C है 200, W है 10, तो ये आ गया 20। अब इससे ग्राफ बना लीजिए, ठीक है सर, बना लीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि दोनों आगतों का मूल्य बढ़ जाए, यानी कि ये जो आगत है, यानी W और क्या है, W और R, इसका मूल्य बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ा दीजिए, हम मान के चलते हैं, लेकिन आप बोल रहा है इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि C में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये बढ़ा देते हैं, तो कोई नहीं, हम कर दिए हैं 10 से 20, और इसको 20 से हम कर दिए हैं बढ़ा करके कितना, ये लेबर कटने वाला देते हैं, तो 20, 30, 40 दे दीजिए, चलिए बढ़ा दिए हम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे C बराबर 200, कोई चेंज नहीं क्योंकि क्वेश्चन में है, W बराबर हो गया आपका क्या 20, और R बराबर हो गया कितना 40। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे Y एक्सिस पे कटेगा, तो क्या आता है C/R, तो C है आपका 200, R का मान है कितना 40, काट दीजिए, तो आंसर आ गया आपका 5, ठीक है। अब अगर वह एक्स एक्सिस वाला काटिएगा लेबर वाला पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है C/W, तो C हो गया आपका 200, और W कितना है 20, तो ये हो गया क्या 10, यानी काट दीजिए, तो ये हो गया कितना 10, यानी ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 10, दोनों को मिला दी। अब क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है मूल बिंदु से दूर स्थानीय होगी, नहीं, ये तो दोनों आगत का मूल हम बढ़ाए हैं, तो मूल बिंदु की ओर ही हो गई, ये तो ऑप्शन गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यदि कुल लागत बढ़ती है, अब कुल लागत मतलब हुआ ये जो C है उसको बढ़ा देते हैं, और पहले वाला और सब कुछ सेम है, तो रख दीजिए 400, 200 से 400 कर दिए, और 10L और प्लस में हो गया 20K। अब देखिए, हमको तो y एक्सिस पे यानी कैपिटल को कट करना है, तो कैपिटल में है C/R, तो C हो गया आपको यहाँ से कितना 400, और उसके बाद यहाँ पे क्या था R का वैल्यू क्या हो गया है, R का वैल्यू हो गया 20, यानी कि हो गया 20, तो देखिए 20, तो 20 का मान चलिए यहाँ आ गया, तो हो गया 20। अब देखिए, अब अगर हम लेबर पे काटेंगे, तो क्या है फॉर्मूला C/W, तो C तो हो गया आपको 400, और W कितना हो गया, W ये हो गया 10, तो हो गया 10, यानी कि हो गया 40, काटिएगा तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 40। अब मिला दीजिए दोनों को, ठीक है, हम मिला दिए। अब देखिए क्या बोलता है, जो मूल बिंदु से दूर होगी, हाँ ये दूर हो रही है मूल बिंदु से, अगर हम कुल उत्पादन को बढ़ाते हैं, और टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे कोई ऐसा सवाल ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पे हम जाते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ध्यान से देखिएगा। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, यह बताता है कि अल्पकाल में जब एक साधन को स्थिर हम रखेंगे और परिवर्तनशील इकाई को हम बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट पहले शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा। इसको हम एक डाटा से समझते हैं। ये हो गया मान चलिए आपका वेरिएबल फैक्टर, ये हो गया आपका टीपी, ये हो गया आपका एपी, ये हो गया आपका एमपी। वेरिएबल फैक्टर मान चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हम लेते हैं। और ये टीपी जो है ये हम लेते हैं आपको कितना 6। उसके बाद हम लेते हैं मान के चलिए डाटा 17, फिर आ गया ये 30, ये आ गया फिर 40, और फिर ये हो गया 45, फिर हो गया ये 48, फिर हो गया 48, फिर हम लेते हैं मान चलिए 44, और ये हम ले लेते हैं 38। यहाँ से आप एपी निकालिए। एपी हो गया टीपी बाई में वेरिएबल फैक्टर तो 6/1 यानी 6, ये हो गया 16/2 यानी कि 8, ये हो गया 10, 40 में भागा 4 ये भी 10, 45 ये हो गया 9, 48/6 ये हो गया आपका 8। और फिर जब इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 6 और ये 0.8, और फिर हो गया ये 4 5, ठीक है 5, ये 44 का 8 दीजिएगा तो हो जाएगा 8×5 40 0, और फिर ये दीजिएगा तो फिर 8×5 40 5.5। अब ये हो गया 38 में 9 से दीजिएगा तो 9 चौक 36 2 2 मान के चलिए अब एमपी निकालिए। एमपी हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 6 भी लीजिए या जो भी है। तो इसको आप घटाइए तो ये हो गया 16 में से ये गया निकालिए 16 में 4 गया तो ये हो गया 10, फिर उसके बाद दूसरा निकालिएगा तो हो जाएगा क्या 14, और फिर जब इसको निकालिएगा तो क्या ये हो गया फिर 10, 45 में से 40 गया तो फिर 5, और फिर हो गया ये हो गया 3, और फिर ये हो गया 0, ये हो गया आपका -4, और ये हो गया 38 से ये घटाइएगा तो क्या -6। देखिए एमपी का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है चेंज इन टीपी और बाई चेंज इन आउटपुट यानी वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर दे दीजिए यहाँ पे अगर हम लिए हैं तो। एक होता है एम पी एन बराबर में टी पी एन और माइनस में टी पी एन -1। तो ये जो हम सॉल्व किए हैं एमपी वाला, ये हम इस फॉर्मूला पे किए हैं। इसमें जल्दी बन जाता है क्यों, लेकिन ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब वेरिएबल फैक्टर के बीच एक अंतर हो। देखिए 2 में से 2 और 1, 1 और 2 एक का अंतर है, 2 से 3 एक का अंतर है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज किए। लेकिन ये सदाबहार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि मान चलिए 1 के बाद 2 नहीं रहेगा, 1 के बाद सीधे 3 रहेगा, तो ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यह हर हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे। अब लेकिन हम देखें यहाँ पे एक एक का अंतर ही है, तो हम ये ही अपना निकाल लिए। अब इसका एक हम ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये अगर टीपी का जो ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज कर रहा है कर्वेचर, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पे एमपी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एमपी हो गया या यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे हो गया 0, ठीक। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हो गया फर्स्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद फिर यहाँ से गिरना शुरू हो। एक मिनट, यहाँ पे इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, यहाँ से अपने लोगों का ये तो हो गया मैक्सिमम, ये यहाँ पे आए हैं तो ये, ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ये गिरना शुरू हो गया, ये हो गया 0। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज तब होगा जब यहाँ पे एमपी जो है, यहाँ पे ये एपी जो है, तो क्या हो जाएगा एपी मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे एपी यहाँ पे मैक्सिमम है, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे खत्म।
दूसरा स्टेज हो जाएगा जब वहाँ के आपको MP 0 हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, ये हो गया फर्स्ट स्टेज, और इसके बाद ये है थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों MP और AP दोनों बराबर हो रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेज में, हाँ यहाँ पे दोनों बराबर हो रहा है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, TP, AP और MP, इस तीनों में सबसे पहले MP मैक्सिमम पे आता है। ये देखिए, ये MP देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया क्या, AP मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा ये आ गया आपका TP मैक्सिमम। यानी MP सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे आता है, सबसे पहले मैक्सिमम पे आता है, ठीक। अब देखिए, हाँ, अगर आप MP के ये एरिया को जो जोड़िएगा तो TP निकल जाएगा। इसको हम थोड़ा डाटा इसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। प्रत्याशीन अनुपात के नियम में परिवर्तन का बिंदु कहाँ पे है? तो परिवर्तन का जो बिंदु है कहाँ पे है? देखिए, हुए टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे देखिए इंक्रीज तो कर रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट। इसको हम थोड़ा और यहाँ से समझते हैं, इसको देखते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट क्या होता है। ये देखिए पहले कितना बड़ा है, ये 10, ठीक है। ये यहाँ पे कितना बड़ा है, 14, 14 अभी इंक्रीज कर रहा है। फिर ये कितना बड़ा है, 10, यानी कि ये पहले 10 बढ़ा फिर 14 बढ़ा, यानी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है। लेकिन ये फिर 30 से जब 40 हुआ है तो इसका बढ़ा तो है लेकिन रेट घट गया है, रेट अब 10 हो गया है, ठीक। ये 10, 40 से 50 ये भी बढ़ा तो है लेकिन रेट उसका घट गया है, 5 बढ़ा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कब ये चेंज होता है, तो ये चेंज होता है यहाँ पे हुए टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बढ़ा है 10, बल्ले बल्ले है, फिर यहाँ पे बढ़ गया है 14, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये देखिए इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट होना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ तो 10 बढ़ा है तो बल्ले बल्ले है, फिर 16 से हो गया है 30, तो ये भी ठीक है, 14 बढ़ा है, फिर ये हो गया 30 से 40। अब यहाँ से ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन रेट इसका घट गया है, 10 से 14 बढ़ा था तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और फिर यहाँ से घट गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अभी है। दूसरा देखते हैं, वे टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, नहीं, यहाँ पे जो है आपका फिर ये हो गया आपका जो कुल उत्पाद घटती दर से घटना शुरू होती है। घटती दर से घटना तो शुरू होती नहीं है, घटती दर से ये तो बढ़ ही रही है, बढ़ रही है। ये तो स्टेज 3 में आ गया, यानी ये आ गया आपका। क्यों? क्योंकि ये देखिए घटती रही है लेकिन घट ही रही है। चलिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है वे टोटल प्रोडक्ट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग ये तो हो ही रहा है लेकिन इसका कर्वेचर ये जो है परिवर्तन बिंदु जो है वो नहीं है, तो ये तो बढ़ ही रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आके चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अब आगे बढ़ते, इसका भी प्रॉपर्टी सब बहुत सारा है, AP MP के बीच रिलेशन जो भी है, ये वही चीज हम आपको इसके लिए छोड़े हुए थे। चलिए यहाँ वहाँ पे एक बार हम थोड़ा और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट जो था ना, वो हम आपको बता देते हैं डाटा में क्या था सो, ठीक है। इसको हम थोड़ा हटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको क्या लिए हुए थे, एक मिनट, यहाँ और अच्छे समझिएगा। चलिए ये है आपका क्या, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद आपने लोग लिए थे TP, TP क्या लिए थे, 6 16, फिर लिए थे कितना 30, फिर लिए थे कितना 40, फिर लिए थे कितना 45, फिर लिए थे कितना 48, फिर लिए थे कितना 1 2 3 4 5 6 पे लिए, फिर लिए थे 48, फिर था कितना 44 और फिर था कितना 38। चलिए अब आते हैं हम AP पे। AP हो गया TP बाय में वेरिएबल फैक्टर 6/1 6, 16/2 यानी कि 8, 30/3 यानी कि 10, ये भी हो गया 10, ये हो गया 9, या भाग दीजिएगा, TP बराबर होता है AP बराबर होता है TP बता वेरिएबल फैक्टर, ये हो गया आपका 8। अब 48 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 7 का 42, कितना 6 और 7 56 और 5, ठीक है। यहाँ हो गया आपको 8 5 40 और फिर 8 5 40, ठीक है 44, ठीक है। 9 से काट दिएगा तो 9 चौक 36, 4 2,
तो 0.9 ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे हम इसको टीपी को जो भी था सारा लिख लेते हैं। चलिए लिखिए 6, 16, 30, 40, 45, 48, फिर 48, फिर 44 और फिर 38। अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है 10 का। यहाँ से यहाँ बढ़ा है, कितना बढ़ा है 14 का। यहाँ से यहाँ बढ़ा है, फिर घट गया है ये। यानी शुरू में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से ये जो है घटना शुरू होती है। तो यही आप जो कर्व बनाए थे यहाँ पे, जो ऐसे जो था ये क्या बोलते हैं, ऐसे के फिर जो ये ऐसे हुआ था, फिर ये घट रहा था, यही जो है ये कर्व चेंज हो रहा है यहाँ से, ये यही पॉइंट है। इसीलिए वहां पे ऑप्शन नंबर ए था आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट इज क्या वेयर हाउसेज इन ए कंपोनेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट, यानी गोदामों का किराया किस प्रकार की लागत है उसके बारे में आपको चर्चा कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 81। अब देखिए प्राइम कॉस्ट, सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का हिंदी हुआ आपको प्रधान लागत। प्रधान लागत देखिए क्या होता है। प्रधान लागत वो है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली सभी जो प्रत्यक्ष लागतें हैं वो, यानी कि सभी जो है प्रत्यक्ष लागतें वो है, सभी प्रत्यक्ष लागत। इसमें शामिल क्या सब होता है? इसमें शामिल होता है आपका क्या, डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद क्या होता है डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, ये आपका प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। ठीक, अब देखिए जैसे हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, क्या है तो अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर क्या होता है वो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है वो। डायरेक्ट मटेरियल देखिए, जैसे कच्चे माल का अगर आप सीधा उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसकी मात्रा आसानी से मापी जा सकती है वो है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए क्या है, लकड़ी। फर्नीचर बनाने के लिए क्या, लकड़ी। उसके बाद कॉपी बनाने के लिए कागज। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, जूता बनाने के लिए चमड़ा। तो ये सब जो है ये सब है आपका प्रत्यक्ष कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट लेबर यानी प्रत्यक्ष श्रम। ठीक है, प्रत्यक्ष श्रम में जैसे इसको कैसे लीजिएगा, क्या बधाई के लिए जो मजदूरी होता है वो, यानी कि जो मजदूरी या कर्मचारी सीधे उत्पादन कार्य में लगा रहता है, उत्पादन कार्य में लगा रहता है। अब जैसे दर्जी है, दर्जी क्या करेगा, कपड़ा सिलाई करेगा, तो हो गया ये डायरेक्ट, उसमें क्या होता है सीधे उत्पादन के लिए कार्य में लगे रहते हैं। ठीक, बधाई का जो है मजदूरी, उसके बाद राजमिस्त्री क्या मजदूरी, ये सब आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आ गया जैसे ऐसे उत्पादन से जुड़े ऐसा खर्च जो कि सीधे विशेष उत्पादन से जोड़ा जाता है। जैसे मान के चलिए किसी विशेष डिजाइन का किराया। ठीक है, अब जैसे मान चलिए आप कोई मशीन लेते हैं और उस पर डिजाइन करते हैं तो डिजाइन का शुल्क। ठीक है, उसके बाद आपका किसी कोई ऑर्डर देते हैं तो परिवहन खर्चा, ये सब है। जब इस तीनों को आप मिला लीजिएगा, ठीक है, तो अगर इस तीनों को आप लेबर वाला मिला लीजिएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये सब जो मिला लीजिएगा, खर्चा किराया फिर खर्चा ये सब जो हुआ, ये सब इस तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा प्राइम प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान चलते हैं हम एक लकड़ी बनाते हैं, ठीक है, एक लकड़ी बनाते हैं। तो जब हम लकड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या सब लगता है, मान चलिए सॉरी लकड़ी नहीं, कुर्सी बनाते हैं ना, कुर्सी बनाते हैं तो कुर्सी में क्या चाहिए, लकड़ी। तो लकड़ी का मान चलिए हमको लगता है 500 रुपया, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये पहला पॉइंट ये वाला। उसके बाद आप उसमें तो बढ़ई तो रखिएगा, तो बढ़ई रखिएगा तो बढ़ई का मजदूरी तो लगेगा, तो लेबर इसको मान चलिए हम मान लेते हैं कितना, 200 रुपया। ठीक, उसके बाद अब डिजाइन शुल्क, अब मान चलिए आप कुर्सी में लगाइएगा डिजाइन, तो डिजाइन का खर्चा मान चलिए लग गया 300। यानी कि आपका प्राइम कॉस्ट टोटल कितना हो गया, 500 प्लस में फिर 200 प्लस में फिर 300, यानी कि 1000 आपका लगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए क्या होता है। अब हम दूसरा आते हैं
प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट में यह वह लागत है जो किसी वस्तु के निर्माण में आती है। ठीक है, तो वस्तु के निर्माण में जो आती है वो लागत है। ठीक, तो अब वो लागत में जैसे इसमें आ गया आपका प्रधान कॉस्ट के साथ साथ, यानी कि प्राइम कॉस्ट के तो साथ साथ इसमें, प्राइम कॉस्ट के साथ साथ इसमें और क्या आ जाएगा, कारखाना निर्माण में जो आप करते हैं वो, ये सब अप्रत्यक्ष लागत जो है वो सब आपके आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट में जनरली शामिल क्या सब होता है, प्राइम कॉस्ट। देखिए पहले प्राइम कॉस्ट में जो है प्राइम कॉस्ट लगेगा। प्राइम कॉस्ट में जनरली डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो बताए थे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब प्रधान प्रत्यक्ष सामग्री। उसके बाद क्या लगा था, डायरेक्ट लेबर लगा था। ठीक है, तो मैं ये प्रत्यक्ष श्रम। उसके बाद डिजाइन उजाइन किए थे तो वो लगा था क्या, प्रत्यक्ष एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद इसमें और शामिल हो जाएगा मान चलिए फैक्ट्री, क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि कारखाना का निर्माण सब में जो है वो, इसमें जनरली आपका शामिल हो गया जाएगा क्या, फैक्ट्री का रेंट। रेंट तो आप दीजिएगा। ये प्रोडक्शन सबका कॉस्ट आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट में। दूसरा इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप बिजली रखे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बिजली तो लगाइएगा ही तभी तो प्रोडक्शन होगा। तीसरा आप इसमें आप लिख दीजिएगा मशीन का रिपेयर सब जो है वो, मेरे मशीनों को मरम्मत में जो खर्च लगेगा। अब इसका मशीन का डिप्रिसिएशन सब भी होगा, उस सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे, तीसरा जो है, सॉरी सी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये हो गया, ये वितरण लागत पे जो आपको खर्च लगता है, जो तैयार माल है उसके निर्माण से ग्राहक तक जो पहुंचाने में जो लगता है वो खर्चा आपको लगता है। तो चलिए इसमें जनरली क्या आ जाएगा, इसमें अब इसमें शामिल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम उसको बोलते हैं जो कि तैयार माल है, प्रोड्यूसर अपना बना लिया है और ग्राहक को पहुंचाएगा। अब उसके लिए भंडारण वितरण सब में अपना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या सब शामिल है, पहला देखिए, पहला इसमें शामिल हो जाएगा गोदाम का किराया। आप बना लिए हैं, रखे हुए हैं, ठीक है, तो रखे हुए तब न उसको भेजिएगा तो गोदाम का किराया। दूसरा आपको क्या बोलते हैं, परिवहन का खर्चा लगे जाएगा, तो परिवहन का खर्चा। नहीं देखते हैं कहीं आप सामान लेके जाइएगा, कोई अगर ज्यादा आप सामान है तो क्या बोलेगा, अच्छा छोड़ दीजिए, हम अपने भेजवा देंगे, तो वो फिर क्या बोलता है कि हम गोदाम से निकाल कर देते हैं। यही तो हो गया वितरण लागत। फिर उसके बाद हम जो क्या बोलते हैं डिलीवरी खर्चा। ठीक, डिलीवरी का खर्चा। आप अमेजन पे आप क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे कुछ मंगाइएगा तो देखिए डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा ले लेता है। ठीक है, ये खर्चा वितरण का। उसके बाद आपका क्या होता है, पैकिंग सब पे लगता है वो। अब जैसे मान चलिए कोई सामान आप लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं क्या, अच्छा थोड़ा पैकिंग कर दीजिए, तो बोलेगा ठीक है 10 रुपया दे दीजिए तो। ठीक है, तो ये वैसे कभी कभी नहीं भी लेता है ये, क्यों, क्योंकि वो ग्राहक को बढ़ाने के लिए। ये वैसे खर्चा जनरली लगभग में नहीं लेता है, सामान ज्यादा लीजिएगा तो नहीं लेगा, लेकिन आप झोला लीजिएगा कुछ एक्स्ट्रा से, जैसे कहीं पे गए और फिर बोलेगा अच्छा वो सामान हमको दे दीजिए, तब वो हो सकता है खर्चा ले, लेकिन दुकान वाला तो पैकिंग सब अपने करके दे देता है। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान चलिए कोई कंपनी है 100 कुर्सी बनाई। ठीक है, 100 कुर्सी बनाई, उसका मतलब क्या है, जो गोदाम का कुछ ना कुछ तो किराया होगा, मान चलिए 5,000 किराया है गोदाम का। ठीक है, क्योंकि 100 कुर्सी तो एक ही दिन में तो नहीं बिक जाएगा, वो तो फिर बना करके रखेगा कहीं पे। लेकिन अब मान चलिए फिर कुछ ना कुछ बिकेगा तो किराया उसका लग गया, परिवहन किराया 3,000 रुपया। फिर उसके बाद डिलीवरी खर्चा लग गया 2,000 रुपया। जैसे हम ज्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना हो गया, 5,000 प्लस में 3,000 और प्लस में फिर 2,000, यानी कि हो गया आपका कितना, 10,000। तो टोटल आपका 10,000 हो गया। आपको पूछ रहा था गोदाम के बारे में, तो गोदाम तो इसमें आ गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर है which of the following typical example of the pure कंपटीशन। देखिए प्योर कंपटीशन सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे दे दिया परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता है मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, मेनी बायर्स और क्या है, मेनी सेलर्स। ठीक है, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स। दूसरा है आपको आइडेंटिकल प्राइस होमोजेनियस कमोडिटी, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, यानी आप जब भी मन करे आप जा, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, आपको जब मन हो तब आप बाहर आ सकते हैं, जब मन हो अंदर प्रवेश करते हैं। होमोजेनियस कमोडिटी, ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
ठीक है। उसके बाद क्या है आपका होमोजेनियस कमोडिटी, परफेक्ट मतलब सजातीय वस्तुएं हैं। उसके बाद क्या है परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, यानी कि कंज्यूमर को पूरा का पूरा परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। अब इसमें देखते हैं रेलवे, रेलवे तो है ही नहीं, मोनोपोली है। वीडियो गेमिंग भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बड़ी कंपनियों का इसमें प्रभुत्व बना हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो है आपका मोनोपोली, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में जब भी चाहे मिनी बायर मिनी सेलर, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में अपना बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसको जब मन होता है निकल जाता है, जब मन होता है फिर प्रवेश कर जाता है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन पता रहता है क्या होने वाला है, ये क्या है। ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी नहीं है, यहाँ पे बैठे आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, यानी कि स्टॉक मार्केट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा हम एक ग्राफ बना लेते हैं, वो हम थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, इसका हम अलग पे छोड़े होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया आपका मार्केट, ध्यान से देखिएगा, पूरा मार्केट यहीं पे आ गया। अब मार्केट में हम सबका अलग अलग चीजें ले लेते हैं। ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, ये हो गया आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हो जाएगा आपका क्या, मेनी बायर्स, अभी जो बताए हैं, मेनी सेलर्स, ये सब हम फिर आगे छोड़ते हैं। आइडेंटिकल प्राइस, होमोजेनियस कम्युनिटी, फ्री एंट्री, फ्री जीटी, ये सब है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम आते हैं, तो पहला आता है मोनोपोली पे हम आते हैं। तो मोनोपोली जो है, इम्परफेक्ट मतलब ये जो है वो पहले अब हम मोनोपोली आते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है यही, इसीलिए तो आप राजा हैं, आपको जितना मन है कीमत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रवेश पे आपको प्रवेश है, प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन में आप प्रवेश जब मन था तब चले जाते थे, कोई नहीं। और फिर इसके बाद आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर उसके बाद आप आइएगा तो ओलिगोपोली। फिर इसके बाद आप आएगा तो फिर आ जाता है डुओपोली। ठीक है, तो ये सब है। क्या है, मोनोपोलिस्टिक। एक मिनट यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे लिख देते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये है आपका ओलिगोपोली। ठीक है। उसके बाद इसी में आपका मोनोपोली में भी दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा एक हो जाएगा आपका सिंपल मोनोपोली, यानी साधारण जो मोनोपोली है। एक आता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जैसे कीमत विभेदीकरण बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ठीक है। चलिए, अब फिर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली पढ़िएगा तो इसका फिर तीन पढ़िएगा, फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। ठीक है। अब मोनोपोलिस्टिक आएगा। तो मोनोपोलिस्टिक जो है ना, ये चैम्बरलिन शायद दिए हुए थे, चैम्बरलिन। देखिए, ओलिगोपोली में फर्म की संख्या बहुत कुछ होती है, यानी कम होती है। उसके बाद हम आते हैं डुओपोली मतलब होता है द्वाधिकार, DEOPOLY, डुओपोली। इसमें केवल दो विक्रेता होते हैं, यानी कि दो विक्रेता होते हैं। ठीक है। चलिए, और ये ओलिगोपोली का एक विशेष रूप भी है। ओलिगोपोली का यह विशेष रूप है, विशेष रूप है। चलिए ठीक है, ओलिगोपोली हो गया, डुओपोली हो गया। अब ओलिगोपोली में भी दो पार्ट आ जाता है। चलिए, आप जब बता रहे हैं, ओलिगोपोली में दो पार्ट हो गया क्या, एगो हो गया क्या, ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक होता है आपका ओलिगोपोली, ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट हो गया, ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, इसका मतलब ये हो गया, ये है होमोजीनियस। ठीक है, ये है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल में आ जाएगा क्या, पेस्ट, क्या आ जाएगा फिर कार। ठीक है, यानी कार में आ गया, कार कंपनी में क्या आ गया, मारुति, फिर क्या हो गया, टाटा, ये सब। मोबाइल कंपनी ले लीजिए, सैमसंग। उसके बाद क्या है, जियोमी का है वो,
ठीक है। उसके बाद ओलिगोपोली हो गया जहाँ पे उत्पाद समरूप हो, सीमेंट, ठीक है, स्टील उद्योग, ये सब। एक और ओलिगोपोली है, वो है आपका क्या बोलते हैं, एक था क्या, मोनोपोसोनी, मोनोपोसोनी। ये क्या है, ये है इसमें केवल क्रेता की संख्या एक होती है, ठीक है। इसके बाद एक आता है बायलेटरल, ये भी बता कर लीजिए, ये है आपका बाय LATERAL, बायलेटरल मोनोपोली, यानी कि द्विपक्षीय द्विपक्षीय एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है। यानी अब इसमें क्या होता है, एक आपका क्या है बायलेटरल मोनोपोली में एक विक्रेता और एक क्रेता होता है। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोनोपोली, मोनोपोली के बारे में आपको इतना बता ही दिया है, इसका फीचर फीचर सब में से क्या होता है, अब थोड़ा बता ही देते हैं जब थोड़ा है तो, एक मिनट के। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, मोनो और उसके बाद क्या है पोली। मोनो मीन्स होता है सिंगल, अपोलो मीन्स होता है सेलर, यानी कि सिंगल विक्रेता होता है, यानी कि वन सेलर, इसी को बोलते हैं मोनोपोली। अब इसका फीचर्स हम देख लेते हैं। पहला फीचर्स क्या है, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपको नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, ठीक है। चौथा, चौथा है आपका क्या, रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, यानी कि आप जो प्रवेश पे जो है वो रोक कीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, एक रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट, यानी आप जब भी बाहर माने रिस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट पे। उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। 6, आप उसके बाद फुल नो कंपटीशन, इसमें कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है, कंपटीशन नहीं है इसीलिए तो आप राजा है, जितना भी प्राइस चाहते हैं आप ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम ऑप्शन पे आते हैं। बोल रहा है ए मोनोपोली हैज नो बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर तो है। अब बोल रहा है कौन गलत है, गलत का आंसर गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं हम 85 पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसी को आप बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग, पहला। दूसरा आप बोलते हैं उसी का डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, यानी ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जब यहाँ पे है तो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में आता है, मोनोपोली जब पढ़िएगा तो एक सिंपल मोनोपोली होता है, एक होता है अभी पिछले स्लाइड में बताए थे सिंपल मोनोपोली, एक होता है आपका क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब एक ही वस्तु पे आप किसी कंज्यूमर से अलग अलग कीमत लेते हैं, वही हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कीमत विभेदीकरण, ठीक है। अब इसमें 3 चीज आप पढ़िएगा, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये हो गया फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, आपका कंज्यूमर सरप्लस 0 होता है, सेकेंड डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस आपको कुछ ना कुछ बचता है, और थर्ड डिग्री में आपका इलास्टिसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। ये सब जब वहां पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे जो जैसा है वो, ठीक है। अब सेकंड डिग्री हो ही गया, थर्ड डिग्री हो ही गया। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। ये बोल रहा है एमोनोपोली, एमोनोपोली के बारे में बता ही दिए, हमको नहीं लगता इसमें दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम पढ़ के ऑप्शन दिखाते हैं क्या है। चार्ज हायर प्राइस देन कम्पिटिटिव फर्म इफ ऑल द, ये है प्रतिस्पर्धा फर्म की तुलना में अधिक मूल्य लेता है, अन्य बातें समान रहे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है, सारा ऑप्शन हम देख लेते हैं। उसके बाद है जो प्रतिस्पर्धा बाजार की तुलना में अधिक उत्पादन करता है और अन्य बातें समान है, बाजार के अनेक फर्म में से एक होता है, इज वन ऑफ द सेवरल फर्म्स इन ए मार्केट, सेवरल फर्म्स तो बाजार के अनेक फर्मों में से एक होता है, ऐसा तो नहीं है ये। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 86 में प्रतिस्पर्धा फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है, यही तो है, ठीक है। चार्ज हायर प्राइस देन कम्पिटिटिव फर्म इफ ऑल अदर, हाँ और सेम है ये, इज वन ऑफ द सेवरल फर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सब बताइए। देखिए इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ किंग डिमांड इज बीइंग एक्सप्लेन इन ओलिगोपोली। ठीक है, देखिए ओलिगोपोली के बारे में बात कर रहा है। क्या ओलिगोपोली बोलते हैं, माने किंग डिमांड कर्व में ओलिगोपोली में। देखिए किंग ओलिगोपोली में ही आता है ये किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व देखिए ऐसे होता है, ये जो है ना, ये ऐसे लेते, ठीक है, इसका ये ऐसे और फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये है मंथली के, ये है डी और ये है छोटा वाला डी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। किंग की डिमांड जो है ये प्राइस रिलीज की बात करती है, उसमें बोलिए सेलिंग कॉस्ट तो होता ही नहीं है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस रिलीज की बात है। अब ये जो पॉइंट है यानी डी के, यानी छोटा वाला जो ये है, ये डी और ये के, इसका जो इलास्टिसिटी है ना अपेक्षाकृत अधिक लोचदार है, और ये जो है ये बेलोचदार है। ठीक है, ये बेलोचदार है, इसमें यहाँ पे किंग्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे हम जाते हैं, ये प्राइस डे पे यानी प्राइस यहाँ पे रिजिट है। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा ये चीज है, बहुत कुछ है कि क्या जाएगा 25। द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट बिकॉज, स्कार्सिटी एग्जिस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मांग के लिए नहीं, पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि हर किसी वस्तु की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। बहुत बढ़िया, यही है क्या, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वंस आर अनलिमिटेड। ठीक है, ये तो पहले भी क्वेश्चन में लगभग सेम ऐसा ही था। अब ये आता है मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी है ना, ये जो है आपको मुख्य रूप से पहला देखिए, ये जो है संसाधनों की मांग और पूर्ति, ये आपका फैक्टर प्राइसिंग का ये थ्योरी है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दूसरा जो है संसाधनों के पारिश्रमिक से, ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। माइनर प्रोबेबिलिटी थ्योरी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी से रिलेटेड वैसा उतना है नहीं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं और कैसे होगा। सो देखिए सीमांत सीमांत उत्पादकता का जो सिद्धांत है ना, सीमांत उत्पादकता, इसका जो सिद्धांत है ना, वो है प्रत्येक, इसके अनुसार यानी प्रत्येक उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उसको सीमांत उत्पादकता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, इसको जनरली सबसे पहले क्या बोलते थे, मजदूरी के निर्धारण के लिए व्याख्या किया गया था। ठीक है, बाद में फिर अन्य फैक्टर जो है भूमि, उसके बाद और पूंजी वूंजी पे भी अपना ये निर्धारण हुआ। ठीक है, पहले इस समय इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं आपका क्या, जेबी क्लार्क, फिर आगे इसमें जेबी क्लार्क, CLARK, फिर इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं आपका जेवेंस, JE स्पेलिंग देखिए JEVONS है, जेवंस। फिर आ जाता है आपका क्या, मार्शल, GR हिक्स, ये सब आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम बी पे जाते हैं, संसाधनों के पारिश्रमिक से। अगर आपका संसाधन का पारिश्रमिक बोले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ये करता है, यानी सीमांत उत्पादन का सिद्धांत जो ये है, इसके अनुसार ये बोलता है कि प्रत्येक उत्पादन का जो साधन है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको सीमांत उत्पादकता के अनुसार से पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी संसाधन के पारिश्रमिक से। अब हम आगे क्वेश्चन बोलते हैं, ये है आपका क्वासी रेंट इज फिनोमेना ऑफ। देखिए क्वासी रेंट जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है, क्वासी रेंट का फॉर्मूला होता है आपका पहले TR माइनस में TVC, ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद ये इसको जो है ना सब मार्शल दिए थे। ठीक है, मार्शल ये है जो है शॉर्ट रन का है। ठीक है, शॉर्ट रन। ठीक है, उसके बाद क्यों, क्योंकि दीर्घकाल में मशीन की पूर्ति सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने के कारण वो समाप्त हो जाता है। और यह एक जो है क्या बोलते हैं, अस्थाई आधिक्य है। ये जो है आपका अस्थाई आधिक्य है, जो कि अल्पकाल में मशीन तथा अन्य जो पूंजीगत साथ समाज है उससे वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका TRE1 का क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 90 तक। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आगे 2-4 दिन में फिर 91 से लेकर के देखते हैं हम, कम से कम 110 या जो भी है उतना तक हम करके फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।